पहले जब नर्मदल वाले जाते तो जाके एप्लीकेशन, सर प्लीज देख लेना, तिलक जाके एप्लीकेशन रख कर आज का आज काम करना है। यूथ इतना नाराज था कि अचानक यूथ के अंदर से एक नेता उभर कर सामने आता है, बाल गंगाधर तिलक। कौन आता है? तिलक ने कभी किसी को गोली नहीं मारी। आप सिंगल जगह नहीं बता सकते कि आपको कि तिलक ने बंदूक उठा ली थी, पर तिलक केवल गर्म बातें करते हैं। कैसी बातें करते हैं? इसलिए तिलक के आने के बाद एक नया दल आता है, गर्म दल। कौन सा आता है? सेम वही। तिलक भी वैसे के वैसे थे, पर तिलक ने थोड़े से तरीके चेंज किए। नरम दल वाले पहले एकदम सूटेड बुटेड रहा करते, तिलक ने धोती पहना। पढ़े लिखे तिलक, पढ़े लिखे थे को, पर तिलक एकदम धोती वोती बांध कर वैसे रखते ताकि इंडियन लगे। वो तो सारे लगते हैं अंग्रेज थे, इंडियन लगे। अब तिलक, पहले वो जब जाया करते तब उसने कहा 2 आदमी अंदर आएंगे तो अंदर 2 ही आदमी जाते, मैं कम इन सर करके जाते। तिलक का यह था, तिलक धोती की लांग एक साइड से पकड़ी हुई, 10 इधर चल रहे हैं लड़के, 10 इधर चल रहे हैं, आगे से भाई साहब आ रहे हैं, साइड में जाओ भाई साहब आ रहे हैं। तिलक उस टाइप के नेता बने एकदम। और कोई मैं कम इन सर नहीं, सीधे सीधे 20 आदमी अंदर घुसते, सीधे सीधे तिलक आगे 20 लड़के। तो लड़कों को लगता है भाई साहब की क्या चलती है, ये अंग्रेजों से पूछते भी नहीं। पहले जब नर्मदल वाले जाते तो जाके एप्लीकेशन, सर प्लीज देख लेना, तिलक जाके एप्लीकेशन रख कर आज का आज काम करना है। काम नहीं होता था ना, काम अंग्रेज फिर भी नहीं करते थे, पर यूथ को लगता था कि यार हमारा नेता कैसा हो, बाल गंगाधर। तो एक तो इनका जो अंग्रेजों के बारे में असेसमेंट था वो सही नहीं था, फिर जनता के बारे में भी इनका असेसमेंट सही नहीं था। और इन्होंने कहा कि भाई साहब भारतीय तो पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए इनको आंदोलन में शामिल। ये इस बात को समझ ही नहीं पाए कि जब तक किसी आदमी को आप आंदोलन से जोड़ोगे ही नहीं, वो समझेगा कैसे? जब आंदोलन से जोड़ेगा, जोड़ोगे तभी तो आंदोलन की बातें समझेगा। ये बात बाद में बहुत ढंग से समझी थी गांधी जी ने। किसने समझी थी? उन्होंने कहा अनपढ़ आने, अपने पढ़े लिखे को रखना ही नहीं है पास, क्योंकि बड़ी संख्या के अंदर कम पढ़े लिखे लोग आ सकते हैं। पढ़ा लिखा आदमी अपना दिमाग लगाता है, क्यों जाऊं, कितने दिन लगेंगे, क्या फायदा होगा, ये नेता क्यों है, कितने कपड़े जोड़ी लेके जाऊं, कपड़े खराब तो नहीं हो जाएंगे। तो 4 बातें सोचता है, कौन सा पानी पीऊंगा, वहां बिस्लरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आईएएस टाइप के लोग थे यार, ये सारे वकील टाइप के लोग थे। अब आया बापू, और बापू ने बाद में आगे कहना किया कि तुम पढ़े लिखे साइड में रहो रहे और एकदम देसी देसी आओ। बापू ने कहा मैं खुद ही तुम्हारे जैसा हूं, एक बंदी लंगोट, यही तो बांधेंगे, यही ओढ़ेंगे, यही पहनेंगे, ऊपर कुछ पहने नहीं, जिंदाबाद एकदम 6 पैक एप दिखाएंगे भाई साहब। क्योंकि भारत की जनता ऐसी थी। गांधी जी पहले सूटेड बुटेड रहा करते थे। गांधी जी बाकायदा ऊपर तो कोट पैंट, बटन बंद वाला कोट पैंट पहनते थे, और शानदार हेयर स्टाइल थी गांधी जी के। गांधी जी जब इंडिया आए थे तो साल भर तक इंडिया घूमे, तो एक यूनिवर्सिटी के अंदर भाषण दे रहे थे, तो वो कह रहे थे कि सब लोगों को खादी के कपड़े पहनने चाहिए। कैसे कपड़े? तो एक स्टूडेंट खड़ा हुआ तो उसने कहा सर खादी कितनी महंगी आती है पता है क्या? आप वकील हो, आपका बाप राजा का दीवान था, आप लंदन पढ़ गए थे, पैसे वाले हो साहब, इसलिए बातें आती है आपको खादी पहनो। खादी कितनी महंगी आती है पता है? और ये जो अंग्रेजों वाला कपड़ा आता है ना टेरिकोट, ये सस्ता आता है। खादी वाले में से ये 4-5 बन जाते हैं, पूरे परिवार के कपड़े आते हैं, उतने खादी में एक नहीं आएगा। फर्जी बातें करते हो, खादी पहननी चाहिए। तो गांधी जी को समझ में आ गया, हाँ यार मैं बातें ही इम्प्रैक्टिकल कर रहा हूं। तो गांधी जी अब क्या जवाब देते उस लड़के को? तो गांधी जी ने कहा ज्यादा पहननी नहीं, कम ही पहननी चाहिए। आप खुद तो पूरे सुटेड बुटेड हो। बापू ने कहा ये लो आज अपने जिंदाबाद रहेंगे, अपने ज्यादा कपड़े पहनेंगे। उसके बाद आप गांधी जी कोई फोटो दिखा दो इसमें गांधी जी ने ऊपर कपड़े पहन रखे हो। लंदन गया डोकरा तो भी जिंदाबाद गया। गोलमेज सम्मेलन में जाना है, गोलमेज सम्मेलन में वही एक लंगोट लिया हुआ। मैंने तो गांधी जी के स्वेटर और नहीं देखी। आप फोटो देखो गांधी जी की, मैं डोकरे को सर्दी लगती थी कि नहीं लगती थी? तो उन्हीं के अंदर नहीं है ना फोटो। कोई अपने सामने तो भाई नहीं आती, क्या पता सर्दी वाली फोटो कोई नहीं है सामने, क्या है पर नहीं है। पर वो जनता की नब्ज पकड़ गए थे। अब जब लोगों को ये लगा ना हमारे जैसा आदमी, जैसी बात हम करते हैं वैसी बात ये करता है, जैसे कपड़े हम पहनते हैं वैसे कपड़े ये पहनता है, लोग जुड़े। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब गांधी जी ने चलाया 1930 में, 90,000 लोग सड़कों पे थे। कितने लोग? आप इमेजिन करो यार, आज के 1 साल पहले 90,000 लोगों का सामने आना, आज ही नहीं आते। भारत में बड़ा सा अभी किसान आंदोलन चल रहा है, गिन लो कितने लोग हैं, 10,000 15,000 हो सकते हैं। 90,000 तो जब आज तो साधन है, गाड़ी से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो। जब लोगों के पास साधन नहीं था तब लोग सड़कों पे आ गए। मैं कई बार और सोचता हूँ कि गांधी जी कितने इंटेलिजेंट थे कि गांधी जी ने इस बात के लिए आंदोलन किया कि नमक पे टैक्स लगता है। किस पे टैक्स लगता है? ये दिन बात बताई, नमक पर नहीं की थी कि मैं
किस पे टैक्स लगता है? नमक। नमक की थैली अभी आप लाते हो मार्केट से, कितने रुपए की आती है? 20 रुपए। 20 रुपए की तो ये आती है महंगी वाली, टाटा का नमक, देश का नमक, वरना 12 रुपए की। 10 रुपए का ना, जो आयोडीन वाला अपने गांव में नमक आता है, व्हाइट थैली जो आती है जिसके ऊपर लिखा होता है आयोडीन नमक, इसको खाने से घेंगा तथा गलगंड नामक रोग नहीं होते हैं, लिखा होता है उसके ऊपर, है ना। वो थैली कितने की आती है? 10 रुपए। तो आज के 100 साल पहले वो थैली कितने की आती होगी? अब 2024 चल रहा है, वो बात 1930 की कितने की आती होगी? 5 पैसे, 7 पैसे। अब 5 पैसे की थैली पे टैक्स कितना लगता होगा? 1 पैसा, 2 पैसा। उसके लिए गांधी जी ने आंदोलन कर दिया, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि आप जब ये बात करते हो ना, आईएएस का पेपर भारत में क्यों नहीं होता, तो गांव वाले को पता ही नहीं आईएएस का पेपर क्या होता है, तो आंदोलन में क्यों आए। उसको जब कहते हो नमक पे टैक्स लगता है, वो कहता अरे सब्जी वाले नमक पे लगा दिया। आज आंदोलन करते हैं, आंदोलन करते हैं। और देखिए आप, गांधी जी ने हमेशा कहा आंदोलन अहिंसक होंगे। कैसे होंगे? एक बार, सिंगल बार नहीं कहा कि आंदोलन में हिंसा करनी है, क्योंकि जब आप ये कहते हो ना हिंसा करनी है, तो आप सीधा सीधा महिलाओं और बच्चों को एक्सक्लूड कर देते हो। जैसे हिंसक आंदोलन होगा उसके अंदर महिलाएं नहीं आएगी, उसके अंदर बच्चे। यदि आप कहते हो अपने तो कुछ ही नहीं करेंगे, अपने तो गांव में इकट्ठे होंगे शाम को, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता, महिलाएं आगे आगे जाके बैठते हैं, बाबा जी आए, अपने हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं। जिस आंदोलन में महिलाएं और बच्चे होगी, पुलिस लाठीचार्ज नहीं कर पाएगी। गजब इंटेलिजेंट आदमी था बापू। तो उन्होंने ये बड़े जोर पे किया था, जनता को जोड़ा था। तो वो जानते थे कि जनता जब तक आंदोलन में जुड़ेगी ना, सरकारें झुकेगी नहीं। सरकारें तभी झुकती है जब बड़ी संख्या में लोग हो। कि भाई मैं कहता हूं, आप 50 आदमी कहीं जाके बैठ जाओ आंदोलन करने के लिए, सरकार बात नहीं मानती। 50,000 बैठ जाओ, सरकार दूसरे दिन घुटनों पे आई रहती है। इसका मतलब सरकार जनता से डरती तो है। ये लोग जनता को जोड़ ही नहीं पाए। जब आपने ये कह दिया कि जनता में तो राजनीतिक चेतना है ही नहीं, राजनीतिक चेतना नहीं, इसलिए उनको आंदोलन में शामिल नहीं करना चाहिए, तो आंदोलन केवल मुट्ठी भर पढ़े लिखे लोगों का आंदोलन बन के रह गया। सरकार क्यों मानेगी बात आपकी? सरकारें भी बड़े आंदोलन से जड़ती है, सरकारें भी जन आंदोलन से जड़ती है। इसलिए जनता के सामर्थ्य को नहीं पहचान पाए थे, पब्लिक की स्ट्रेंथ क्या होती है उसको नहीं पहचान पाए थे। इसलिए जब तक नरम दल रहा, राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन नहीं बना। क्या नहीं बना? जो मास मूवमेंट होता है ना, वो नहीं बन पाया था। मुट्ठी भर लोग चश्मा लगाए हुए, 3 गुलाब के फूल टांगे हुए, 3 पेंट टांगे हुए, बिस्लरी की बोतल से पानी पी के 3 दिन मीटिंग करके चले जाया करते। इससे साहब आप जनता को नहीं जोड़ पाएंगे अपने साथ। लिखो ना, युवा था ना जो यूथ, यूथ इनसे बड़ा निराश था। यूथ को मीटिंग जब होती, मीटिंग में कहते अंग्रेजों ने हमें लूट लिया, अंग्रेज हमारे रुपए को यहां से वहां लेके चले गए, तो यूथ में जोश आता है, हाँ यार अंग्रेज बहुत खराब है। फिर ये सब कहते हैं कि चलो अपने आप अंग्रेजों को ज्ञापन दे के आते हैं। तो यूथ को लगता है आज जाके जोरदार तरीके से वहां बात रखेंगे, वजह कैसे लूट लिया, कैसे पैसे ले गए, ये इतने रुपए यहाँ क्यों लगा दिए, उतने रुपए वहां क्यों लगा दिए, जवाब दो, इनका हिसाब दो हमें। लेकिन वहां इनके अध्यक्ष होते ये सारे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, आगे आगे ये जाते, पीछे को 10-15 आप जैसे यूथ होते, वहां जाते, वहां जाके अंग्रेजों कहते मैं कम इन सर। उनको लगता है यार ये अपने को लूटता है यार, और इसको तुम मैं कम इन करे हो। वो कहता एक बार बाहर बैठिए, 1 घंटे बाद बुलाता हूँ। बाहर बैठे रहते 1 घंटे तक। 1 घंटे बाद वो कहता केवल 3 लोग अंदर आएंगे, केवल 3 लोग अंदर जाते, एक आधा को यूथ चला जाता साथ में। वहां ये जाकर कहते साहब आशीर्वाद है आपका, बहुत अच्छा राज चल रहा है, हम राजी है एकदम। थोड़ा थोड़ा हमें लगता है थोड़ी कमी है सर, ये एक एप्लीकेशन है, थोड़ा इस एप्लीकेशन को देख लेना, टाइम मिले तो ये काम कर देना, क्योंकि आप बिजी रहते हो, क्या पता टाइम मिले नहीं मिले आपके पास, एप्लीकेशन देके वापस आ जाते हैं। तो यूथ को लगता है कि यार ये तो हाथाजोड़ी है ना, वो आदमी जो हमारा शोषण कर रहा है हम उसके खिलाफ हाथाजोड़ी क्यों करते हैं। वो बाहर आके कहता अरे सर ऐसे क्या किया, आप वहां अधिवेशन में कह रहे थे ये लूट रहे, अरे लूट रहे तो सर तो हमने बता दिया अब ये नहीं लूटेंगे, अरे सर ये क्यों नहीं लूटेंगे, तो वापस वही करेंगे। अगले साल वापस सेम प्रक्रिया, वापस एप्लीकेशन लेके जाते, वापस जाके कहते कि सर पिछली बार हम 10 काम बता के गए थे और आपने 3 कर दिए, धन्यवाद सर, हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद, 7 और बचे, देख लेना टाइम मिले तो कर लेना, वो ज्यादा जल्दीबाजी नहीं है, ये 5 काम और ये भी थोड़ा सा टाइम मिले देख लेना। यूथ बड़ा निराश था इनसे, और यूथ को लगता था ये कोई तरीका नहीं होता, ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति है। क्या है? पॉलिटिकल रूप से हम क्या मांग रहे हैं? भीख, भीख मांग रहे हैं अंग्रेजों के सामने, हाथाजोड़ी कर रहे हैं। हम जनता है, ये हम पे राज कर रहे हैं, दूसरे देश के लोग हैं, हमें इनसे इनकी आंखों में आंखें डाल के बात करनी पड़ेगी, इनकी भाषा में बात करनी पड़ेगी, इस प्रकार पार पड़ेगी नहीं। यूथ इतना नाराज था कि अचानक यूथ के अंदर से एक नेता उभर कर सामने आता है, बाल गंगाधर तिलक। कौन आता है?
तिलक ने कभी किसी को गोली नहीं मारी। आप सिंगल जगह नहीं बता सकते कि आपको कि तिलक ने बंदूक उठा ली थी। पर तिलक केवल गर्म बातें करते हैं। कैसी बातें करते हैं? इसलिए तिलक के आने के बाद एक नया दल आता है, गर्म दल। कौन सा आता है? सेम वही। तिलक भी वैसे के वैसे थे, पर तिलक ने थोड़े से तरीके चेंज किए। नरम दल वाले पहले एकदम सुटेड बुटेड रहा करते, तिलक ने धोती पहना। पढ़े लिखे तिलक, पढ़े लिखे थे को, पर तिलक एकदम धोती वोती बांध कर वैसे रखते ताकि इंडियन लगे। वो तो सारे लगते अंग्रेज थे, इंडियन लगे। अब तिलक, पहले वो जब जाया करते तब उसने कहा 2 आदमी अंदर आएंगे तो अंदर 2 ही आदमी जाते, मैं कमिन सर करके जाते। तिलक का यह था, तिलक धोती की लांग एक साइड से पकड़ी हुई, 10 इधर चल रहे हैं लड़के, 10 इधर चल रहे हैं, आगे से भाई साहब आ रहे हैं, साइड में जाओ भाई साहब आ रहे हैं। तिलक उस टाइप के नेता बने एकदम। और कोई मैं कमिन सर नहीं, सीधे सीधे 20 आदमी अंदर घुसते, सीधे सीधे तिलक आगे 20 लड़के। तो लड़कों को लगता है भाई साहब की क्या चलती है, ये अंग्रेजों से पूछते भी नहीं। पहले जब नरम दल वाले जाते जाके एप्लीकेशन, सर प्लीज देख लेना, तिलक जाके एप्लीकेशन रख कर आज का आज काम करना है, काम नहीं होता था ना। काम अंग्रेज फिर भी नहीं करते थे, पर यूथ को लगता था कि यार हमारा नेता कैसा हो, बाल गंगाधर जैसा हो। तो वो यूथ निराश हुआ था इनकी कार्य प्रणाली की वजह से, इनकी पॉलिटिकल मेंडिक कैसी, इनकी राजनीतिक भिक्षावृत्ति के कारण। लिखो, युवा वर्ग इनसे क्या था? निराश। फिर दूसरा, ये ज्यादातर नरम दल वाले वकील थे, तो इनका काम वकील करना था, पॉलिटिक्स करना इनका काम नहीं था। तो साल में 3 दिन अधिवेशन करते, 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर मीटिंग की। फिर अगले 1 साल तक अपने वकील, आईएएस, जो ये बड़े बड़े पद पर होते वो काम करते। अगले 3 दिन फिर आए, अगले 3 दिन फिर आए, बीच के 362 दिन ये कुछ भी करते, पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी करते नहीं। तो तिलक का स्टेटमेंट है, तिलक ने कहा था कि दुनिया के सारे मेंढक 3 दिन टर्राए तो बरसात नहीं होती है। तो मेंढकों की तरह टर्राते हो साहब, 3 दिन इकट्ठे हो जाते हो, वापस चले जाते हो। अश्विनी कुमार दत्त एक नेता हुए थे, उन्होंने कहा था कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस क्या है? तमाशा लगाते हो यार, 3 दिन मीटिंग करके वापस चले जाते हो। तो ये पॉलिटिक्स में पार्ट टाइम कर रहे थे। पॉलिटिक्स क्या कर रहे थे? अंशकालीन योगदान था, पार्ट टाइम कंट्रीब्यूशन था। ये बाद में तिलक ने आगे करना शुरू किया कि नहीं साहब 24x7 आदमी पॉलिटिक्स करेगा तो वो पॉलिटिक्स करे, उसे फालतू इधर उधर की पंचायती करने की आवश्यकता। फिर गांधी ने तो कहा कि 24x7 नहीं, अपने तो भाई साहब 48 है तो 48 पॉलिटिक्स ही करनी है, इसके अलावा और कुछ सोचना भी नहीं है। लिख लो।